नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मौजू सोच के आया हूं FBR और FBR में इस्लाहात और महसूलात और इसके अलावा महसूलात के अहदाफ, लेकिन आज इसके ऊपर कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन करूँ। बात यह है कि किसी ने काम दिया कि छन्ने में पानी डाल लो, छन्ने में पानी डाल लो। अब नलके के पास जाकर शेख चिल्ली खड़ा हो गया और छन्ने में पानी डालने की कोशिश कर रहा है। जितना पानी आए सब छन्ने में से निकल जाए। अरे यार, ये क्या हो गया? पानी का फ्लो और तेज करे तो भी छन्ने में से निकल जाए, आहिस्ता करे तो भी छन्ने में से निकल जाए। साहब, ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब सा और नाकाबिले यकीन किस्म का टास्क दे दिया गया कि छन्ने में पानी इकट्ठा करो, क्योंकि उसमें तो सुराख होंगे, सारा पानी उसमें से निकल जाएगा। अब इशू कुछ ऐसा है कि एक तरफ हम एफर्ट करते हैं कि हम महसूलात में इजाफा करें। हमारे यहाँ बड़े बड़े मईशतदान आते हैं, टैक्स टू GDP रेशियो बताते हैं, कहते हैं साहब बड़ी गुंजाइश मौजूद है, मज़ीद टैक्स लेना चाहिए। अगर लोगों को जाकर पकड़ें और उनको निचोड़ें और गर्दन पकड़ के और जनाब खींचें लोगों को और जनाब उनके साथ जो है सख्ती करें तो हम और टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ आते हैं तुर्रम खान, ताजिर सनतकार, जिन्होंने आज तक खेती नहीं की, कभी 1 एकड़ ज़मीन पर कुछ काश्त नहीं किया, वो आते ही सबसे पहले कहते हैं देखें जी एग्रीकल्चर वाले टैक्स नहीं देते वगैरह वगैरह करके वो कहते हैं कि टैक्स सब पे लाजिम होना चाहिए। सही है साहब, आपकी ये बात भी सुन ली। खेती उन्होंने आज तक नहीं की, यकीन करो काश्तकारी में एक एकड़ के ऊपर कभी उन्होंने काश्त नहीं किया, लेकिन एग्रीकल्चर के माहिर हम कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लो। उनको पता जो चीज़ क्वान्टिफाई नहीं हो सकती उसको टैक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये इनको किस तरह से समझाएं? ये तो उसूल होता है। अब जनाबे वाला, दूसरी तरफ हमने जो टैक्स इकट्ठा करना है उससे हमने डॉलर में जो कर्जे लिए हुए दूसरे ममालिक के वो वापस करने। तो इनको लगता है कि हम टैक्स इकट्ठा कर लेंगे तो हम वो कर्जे लौटा देंगे। यही बात है ना? यही बात है, गलत बोल रहा हूँ? मुल्क पे कहते हैं ना, कह रहे हैं कि 120 अरब डॉलर से ज्यादा, मैं नहीं, शोबा तहकीक ने बताया था एक दफा मुझे, 120 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्जे मौजूद है मुल्क के ऊपर, है ना? तो कहते हैं FBR टैक्स इकट्ठा करेगा, हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, टैक्स इकट्ठा करके वो कर्जे वापस करेंगे। वेल एंड गुड, मान गए हम बात। देखो, आज डिस्कशन मुख्तलिफ नौयत की होगी, आज वो वाली डिस्कशन नहीं होगी, आज डिस्कशन मुख्तलिफ होगी। फिर कहते हैं साहब हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, हमारी डिफेंस जो है वो अनपेनिट्रेबल हो जाएगी। यही बात करते हैं ना कि जी हमारे पास, फिर हम अपने दिफाई अखराजात पूरे करेंगे, उन्हीं कर्जे वापस करेंगे, उन पर बना सूद वापस करेंगे, मुल्क में तरक्याती मंसूबे लगाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही 3 मेन बातें करते हैं। ओके, लेकिन आपने इस टास्क के ऊपर FBR का कोई मेंबर बिठाया नहीं। आपने FBR वालों को टैक्स इकट्ठा करने पर लगा दिया, लेकिन आपने किसी एक भी FBR के बंदे को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया कि साहब ये जो टैक्स इकट्ठा होगा ये लगेगा कहाँ, ये इनका काम नहीं है। यार, वैसे तो हर चीज़ में आप कहते हैं कि स्टेक होल्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी स्टेक होल्डर जो है वो FBR है। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, साबिक चेयरमैन FBR और साबिक सीनियर मेंबर FBR जनाब रहमतुल्लाह वज़ीर साहब मेरे स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मैंने आपको कहा आज बिल्कुल गुफ्तगू मुख्तलिफ नौयत की होगी। आज आपसे ऐसे बात होगी कि आप इस मुल्क के इंटेलिजेंशिया हैं, इंटेलेक्चुअल एलीट हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप लोगों ने पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस लेने हैं, आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, इस्लामाबाद और गिरदो नवा के शहरों के अंदर मौजूद लोग आपसे राय लेते हैं, पूछते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप टैक्स इकट्ठा करते हो छन्ने में, क्योंकि आप कितना भी टैक्स इकट्ठा कर लो, अगर मैं रुपये को डिवैल्यू कर दूंगा, डॉलर को बढ़ा दूंगा, तो हमारी एक्सटर्नल डेट बढ़ जाएगी। Every year we will have to revise your target upward and still we will remain in debt. Have you ever questioned, have you ever asked this in a high profile meeting कि सर मुझे तो आप टास्क देते हैं, मेरी तो गर्दन पकड़ते हैं, मैं चेयरमैन FBR हूँ, मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन on the other hand the flip side of it, have you ever considered putting your economic policies right? जी डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब। वेरी मच अली, बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल, पहले तो मेरी तरफ से रहमतुल्लाह को भी वेलकम, और बड़ी देर बाद उनसे मेरी बात आज होगी आपके वास्ते से। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट
कि हम जितना भी कलेक्ट करेंगे और जितना वो कर्ज लेते जाएंगे या उनके डॉलर अपने रुपए को चेंज है को डिप्रिशिएट कर, ये तो हमारा मसला तो हल नहीं होगा। इसको अंग्रेजी में वाइल्ड गूस चेज ही कहते हैं। वो आगे आगे होगा और हम पीछे पीछे होंगे। हम जितना तेज चलेंगे वो हमसे 2 गुना तेज चलेगा। ये तो एक हकीकत है। लेकिन जो आपने इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट की वो मेरे इंटरेस्ट की है कि एफबीआर जो है उन पे सारा बोझ तो डाला जा रहा है कि आप ये कलेक्ट करें। वो जिस तरह भी है कुछ तो कलेक्ट करके आपको दे रहा है, लेकिन जब आप इनको स्पेंड कर रहे होते हैं उधर पर एफबीआर को कोई छोड़ता नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है ये हमेशा से एफबीआर का होना चाहिए, ताकि जो कलेक्शन है उनको जिस मुश्किल से वो कलेक्ट कर रहे हैं वो उसी मुश्किल से कुछ भी हो। लेकिन मैं कमाऊं और जेब में कमाई मेरी हो और खर्च आपका हो, ये तो बड़ा आसान है। आप जिस तरह मर्जी खर्च करें, और जो कलेक्ट करते हैं जो कमाते हैं उनको आप इसमें शामिल न करें। अली मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, ये तो छोड़े, आज भी आप जितने जो एक सर्कुलर इन्होंने किया है और वो प्राइम मिनिस्टर का है कि जो एफबीआर का आर्डर है अगर वो ग्रेड 22 में भी जाता है तो वो सेक्रेटरी नहीं बनता। वो एफबीआर में ही 22 में जाके गल सड़ के ना इधर से रिटायर हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो अपने आप को गालियां देता है कि मैं ग्रेड 22 में आया क्यों, इससे तो 21 और 20 में मैं बेहतर था। तो अब इतना डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो नेचुरली वो बंदा फिर कमाई में तो इतना ही इंटरेस्ट करेगा कि अपने आप को सरवाइव के लिए करेगा ना। इन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन के थ्रू एफबीआर को सेक्रेटरीट में बंद किया हुआ है कि वो नहीं जा सकता। 1, 2, 8 जलते अपने उस पे जाते हैं, लेकिन कोई राइट उनका नहीं बनता। हालांकि फाइनेंस सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन का सेक्रेटरी तो एक बाई डेजिग्नेशन ही कस्टम का अफसर होना चाहिए, जो सारी उम्र इसको मॉनिटर करता है। उस बंदे को आप उधर छोड़ते नहीं है। जिस बंदे ने कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शक्ल ही नहीं देखी, आप उनको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो फिर यही हाल होगा जो आपने बताया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। एफबीआर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अली बाकी 3 ग्रुप से, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, पुलिस ग्रुप और अगर आप फॉरेन सर्विस ले लें, इन तीनों को मिलाकर इनसे बड़ी है और बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन अगर आप उनको ऐसे डील करेंगे तो नेचुरली एक डिक्टिवेशन भी होगी और जो आप खर्चा कर रहे हैं उनका आप पे कंट्रोल भी आपका नहीं होगा और मुल्क का यही हशर होगा जो आप देख रहे हैं। I'll get back to you on this one। यहाँ पर रहमतुल्लाह वजीर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रहमतुल्लाह वजीर साहब, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आज गुफ्तगू मुख्तलिफ नौइयत की होगी। इस्तिलाहात पे बात हो, एफबीआर को पकड़ो, एफबीआर अकाउंटेबल है, एफबीआर ने सालाना टारगेट पूरा करना है। जाहिर बात है वो दबाव आवाम के ऊपर आ रहा है, लेकिन इट इज़ राइट ना कि जो बंदा पैसे कमा के दे रहा है, यानी एफबीआर ही पैसे कमा के दे रहा है। आई थिंक हमारा जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इफ आई एम करेक्ट इज थ्रू एफबीआर। लेकिन इशू ये है कि आप बोल रहे हैं कि जनाबे वाला आप इकट्ठा करें पानी को छन्ने में वो सब निकल जाए। इशू ये है कि देन अगेन व्हेन एक्सपेंडिचर इज बीइंग डन, व्हेन इकोनॉमी इज बीइंग मैनेज्ड, every penny that you collect is an effort of the people and the FPR. It is a collective effort of the citizens of this country and the collecting body. But what happens to that money? That money is spent not in the right direction. The rupee is devalued. And again all your expenditures, everything is like doubled up. तो क्या आप इसके बारे में आप ही तो अपनी राय दें, क्या कहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच अली नाज़िर साहब। बात ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ज़ाहिर है बिहार तो सिर्फ एक कलेक्टिंग एजेंसी के तौर पे काम कर रहा है और इसमें जो इनके अफसरान है, ज़ाहिर है कि जो पैसा कलेक्ट होता है उसका एक प्रोसीजर लेट डाउन है और प्रोसीजर ये है कि उसमें तकरीबन 57.5% या उससे कुछ ज़्यादा ये सूबों को चला जाता है और बाकी 42.5% जो है वो फेडरेशन के पास रह जाता है। लेकिन जो पैसे का खर्च करने का प्रोसीजर है वो ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें जो फेडरल लेवल का बजट है वहाँ बनता है और उसमें एफबीआर का एक्सपेंडिचर साइड में कोई रोल नहीं होता।
ये आपकी बात सही है, क्योंकि जब भी हम गए फील्ड में हमने काम किया है, एज चीफ कमिश्नर या मेंबर रहे, हमारे से लोग जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के हैं वो कहते हैं जी आप जो टैक्स कलेक्ट हमसे कहते हैं बार बार, आप इन रिटर्न हमें क्या दे रहे हैं? तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। हम ये कहते हैं कि जी इस वक्त आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 11% है, अगर ये आप 22% पे ले जाएं तो आप जो सहूलत कह रहे हैं कि जी हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, हमारी एजुकेशन जो है उसका बहुत बड़ा ख़र्चा है, दूसरी चीज़ें हैं, तो ये जो आपकी सर्विसेज हैं ये बेहतर उस वक्त होंगी। तो ये बात आपकी सही है कि बिहार से भी अफसरान पॉलिसी में हो और बजट मेकिंग में हो, आगे जो बजट मेकिंग है, ये तो एक तो बिहार का बजट है, उसमें भी नॉर्मली बिहार का बजट जो है वो भी नॉर्मली पॉलिटिशियन इम्पोज कर देते हैं, वो भी नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आता है जो पॉलिसी बनती है। बिहार का भी उसमें 20-25% होता है, बाकी 75% तो पॉलिटिशियंस का ही होता है उसमें भी रोल। तो आपने बड़ी वैलिड पॉइंट बताई है। न सिर्फ बिहार का अपना जो सालाना बजट होता है, जो नए बजटरी मेजर्स होते हैं उसमें बिहार के अफसरान का हाथ होना चाहिए, बल्कि एक्सपेंडिचर में होना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि जो पैसा वो जमा कर रहे हैं वो किस तरह खर्च हो रहा है, और बाद में जो उनके पास टैक्स पेयर आता है उनको भी सेटिस्फेक्शन के लिए उनके सामने कोई मवाद मौजूद हो। ये बड़ी अहम बात है कि आपने टैक्स पेयर को भी जस्टिफाई करना है कि मामला क्या है। अब यहाँ फिर दोबारा से वापस आ जाते हैं, थोड़ा आसान मामला कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, अब मसला कुछ ऐसा है कि इस साल भी टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन मेन एम ये कि आवाम के लिए क्या आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, इसके मुतालिक आपसे पूछूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अब ये जो इस्लाहात लानी है, इसके मुतालिक देखें, हमेशा जो है मैं कहता हूँ स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। कम से कम ये है कि मैं देखता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिसी मेकर्स हों इस्लामाबाद के, उनका कोहिसार मार्केट्स के बाहर ध्यान नहीं जाता। शाम को वहीं पे कॉफ़ी पीनी, वहीं पे कोहिसार मार्केट के अंदर घर की शॉपिंग करनी। मेरा आपको पता है इस्लामाबाद इज़ ए वेरी हैज़ बिकम एन एक्टिव सिटी, बट नॉनदलेस फॉर ब्यूरोक्रेट्स इट इज़ ए वेरी स्टेल सिटी। मैं तो हैरान होता हूँ गुजारा कैसे करते हैं, लेकिन चलो अपने करियर के लिए करना पड़ता है वहाँ पे। तो डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, अब प्रॉब्लम ये है कि वी द मीडिया हैव टू क्रिएट अ कनेक्ट बिटवीन द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड द FBR। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव ऑन आवर शोल्डर्स। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। मैं दोबारा रीइटरेट करूंगा कि अगर एट सोर्स इनकम टैक्स सैलरीड पर्सनस की दोबारा से एक्सेप्ट कर ली जाए और उनके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया जाए विदाउट मॉडिफिकेशन, you will have many more filers in this country, and I can assure you that these salaried people are not billionaires, they are not trillionaires. These salaried people are common people of Pakistan, and there is no requirement of them giving additional documents. Why do you want to reduce your tax paying base, tax filing base, just by creating another cumbersome जिसे आप कह सकते हैं hurdle? क्या कहते हैं आप? थैंक यू वली, ये दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारे एक डायलेमा है। हम एक्चुअली FBR को ना, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं कि मुझे तो ऐसा लगा अपने कैरियर में कि जैसे FBR को डिलिबरेटली ही कमजोर रखा जा रहा है, क्योंकि जब FBR ताकतवर होगा तो ताकतवर लोगों को हाथ डालेगा। तो इसको ताकतवर नहीं होना है, इसलिए कि ताकतवर हाथों लोगों को हाथ नहीं डालेगा। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। अगर हमने टैक्स रेट अगर लगाना है तो आप जो 50 लाख पर मंथ से ज्यादा कमा रहे हैं, जो 50 से 80 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, जो आप दे रहे हैं स्टेट बैंक को देके, आप बाकी बैंक के देके, तो उनको टैक्स करें ना, बजाय ये कि आप जो छोटे छोटे सैलरी के लोगों को आप टैक्स बता रहे हैं। आप देखें, अभी जो आपके पास 2-4 दिनों में आपके पास जो ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, तो हम एग्जम्पशन को सबको उठा रहे हैं। जो मेरी सलाह है, अगर ये ठीक है, हम रिड्यूस रेट जो हैं उन सबको खत्म कर रहे हैं। हम जो आपके जो जीरो रेटिंग है, तो एक्सेप्ट
फॉर द एक्सपोर्ट एंड शायद कैपिटल उसके लिए मेरे ख्याल में अब सारा जो 3 शेड्यूल है उन तीनों को टैक्स करें। इसका मतलब है अराउंड, हम तो ये कहें कि हमने एग्जम्पशन विड्रॉ की है, लेकिन दरअसल हम जो है हम करीबन 600-700 बिलियन का नया टैक्स और लगा लेंगे उन लोगों पे जो ऑलरेडी नीचे मर रहे हैं। तो उनको रिलीफ का तो मुझे लगता है कोई कॉन्सेप्ट इस वक्त कोई है नहीं, कोई सेंसिटिविटी ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा। हमें तो ये टाइम है टैक्स रेट रिड्यूस करने का, जितना आप रिड्यूस करते हैं ताकि लोग इंसेंटिवाइज हो और लोग आकर नेट में शामिल हो। अगर आपने रिफॉर्म करना है तो सिस्टम को सिंप्लीफाई करो, आप इन्वेस्ट करो आईटी में, जो अफसर है उनको ट्रेन करो, आप जो डॉट का करिकुलम है उनको चेंज करो, एथिक्स पढ़ाओ, पब्लिक डीलिंग पढ़ाओ, उनमें तो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। तो जो आप डाल रहे हैं तो रिफॉर्म तो पहले भी 4-5 दफा हो चुके हैं, और उधर एक अलमारी है उसमें 4-5 फाइलें पड़ी है, ये 6ठा फाइल उसमें जब ये खत्म हो जाए कर्ज हमारे गले रह जाएगा और बाकी चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। वी नीड टू रिड्यूस द रेट्स ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स में भी और सेल्स टैक्स में भी, और ब्रॉडन कर दिया। हम बार बार ये बातें सुन रहे हैं कि ब्रॉडन कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रॉडन क्यों नहीं हो रहा कि जो हमने कंप्यूटर में लोगों को कर दिया और नादरा को इन्वॉल्व किया। यार ये छोड़े, ये ग्राउंड वाला मुल्क है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइकी जो है, ये फील्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह पुलिस है और जिस तरह डीएमजी है, उस टाइम पे आप अरेंज करें। जो डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर की मैं आपसे कई दफा बात कर रहा हूँ, ये जाके आप टैक्स रिड्यूस करें और अपना रीच बढ़ाएं, और इन लोगों को टास्क दे दें कि जो आपके इलाके में अगर कोई अनरजिस्टर्ड या अनरिकॉर्डेड बंदा हुआ, हम आपके साथ ये कर लेंगे, आप देख लें कि कौन बचता है। लेकिन ये करना चाहते नहीं है, डिलिबरेटली इन्होंने रिफॉर्म करके ना आरटीओस की शक्ल में बम्बूज हर जगह खड़ी कर दी है और सारे लोगों को एक जगह पे जमा कर। आप मुझे बताएं, अगर मदीर में एक टैक्स पेयर है और उसका अफसर बैठता है आपका जिधर जो टैक्स ऑफिसर सेक्रेटेरिएट के साथ, तो मुझे बताएं कि जो बंदा टैक्स पे करने के लिए भी अगर आएगा तो उसको तो उस दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो अगर आपने इस तरह का सिस्टम बनाना है तो ये टैक्स तो नबराड होगा और इनके पास क्योंकि और कुछ बचता नहीं है, तो जो फंसा हुआ है उनको आप ज्यादा रगड़ दे, बेचारा बेशक मरे, बेशक वो। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, लेकिन ये भी आपने एक न्यू एंगल दिया है, इसके ऊपर बात करते हैं। रहमतुल्लाह वजीर साहब, आप कहते हैं कि आप सियासत में भी आ गए हैं, आम आदमी की सियासत करते हैं। मैं आम आदमी का सवाल आपसे पूछता हूँ, आम आदमी दिन की छुट्टी करे टैक्स भरने के लिए, क्या इस मुल्क के अंदर बेवा भी टैक्स दे? क्या इस मुल्क के अंदर बूढ़े लोग, ज़ईफ़ लोग, बुज़ुर्ग लोग भी टैक्स दें, फाइलर बने? जिन बेचारों से चला फिरा नहीं जा रहा वो भी दें। हाउसवाइफ्स जो कि अक्सरियत इस मुल्क की मौजूद हैं, उनमें से बहुत सारी अनएजुकेटेड हैं, आप उनको नॉन फाइलर में काउंट करते हैं। ये क्या आम आदमी है? क्या सर, ये तो गलत है ना, आम आदमी के साथ ज़्यादती हो रही है। आप अपने इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हुए जल्द से जल्द इस्लाहात के लिए वाइट पेपर निकालें, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप मुतारिक हैं सियासत में भी, लेकिन इस मामले के ऊपर रेजोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क के अंदर जो इस्तेहसाल हो रहा है, ये पहला मुनफरिद मुल्क है जहाँ पे बाप की सज़ा, बाप की गलती की सज़ा बच्चे से ली जाती है। बाप अगर टैक्स फाइलर नहीं है तो बच्चे की फ़ीस में आप लोग जो है वो सख्ती कर रहे हैं। ये क्या हैरानगी है, क्या ड्रामा है, और ये सब टैक्स कंसल्टेंट्स के कहने पर किया जाता है। मेरे ख्याल से एफबीआर वाले नहीं करते, ये सब टैक्स कंसल्टेंट जो आपने रखे हुए हैं ना अपनी तरफ से, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो आपको सजेशंस देते हैं, ये उनकी उल्टी सजेशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही कि जो आम आदमी है उससे टैक्स के निज़ाम में उनके लिए क्या रखा हुआ है, क्या रखा। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल जो है वो आम आदमी को होना चाहिए टैक्स के निज़ाम का। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम डिसेबल्ड, विडोज़, दूसरे को भी फाइलर बना के उनको भी हम ओवर बर्डन करते हैं, हालांकि उनकी जो टैक्सेबल लिमिट की इनकम है वो नहीं है। आज अगर आप देखें, हमारी जो हमने 12.5% इनकम टैक्स लगाया है, मोबाइल फ़ोन का कोई भी कार्ड आप उसको इंटर करते हैं मोबाइल फ़ोन में, कहीं से भी आप चाहे वो घर में काम करने वाली कोई खातून है जिसकी इनकम भी टैक्सेबल नहीं है, वो भी 12.5% दे रही है। ये टैक्स जो है ये जालिमाना टैक्स है और ये इनकम टैक्स बनता ही नहीं है।
क्योंकि उनकी तो इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो, 4 लाख से ज़्यादा हो, या सैलरीड पर्सन में 6 लाख से ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा जो आम आदमी के लिए, आपने मेरी पार्टी की बात की, हमारी पार्टी में जो बुनियादी मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँ। जब वापस आऊँगा तो आपसे मुतालिक ज़रूर बात करूँगा। आपकी पार्टी के साबका सरबराह जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने बयान दिया है, लेकिन उसके मुतालिक आपसे कतई कोई बात नहीं करूँगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और आपके जज्बात को मैं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँगा रहमतुल्लाह वजीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी थोड़ी सी, आप सेम क्वेश्चन टू यू हैव टू टेल अस इन विच डायरेक्शन द इकोनॉमी इज गोइंग इन योर ओपिनियन। जी, इकोनॉमी का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, बदकिस्मती से हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो $20.5 बिलियन हो गया है पहले 5 महीने में। और ये जो हुकूमत आई थी, इन्होंने पहले कहा था कि जी पिछली हुकूमत की बड़े मसले की वजह से, ट्रेड डिफिसिट से, करंट अकाउंट डिफिसिट से। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त बड़ा मसला है हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यानी इस पिछले महीने में $8 बिलियन से भी ज़्यादा हुई, और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 2.7 या 2.9 बिलियन, यानी $3 बिलियन से भी कम थी। तो हमारा तकरीबन $5 बिलियन से ज़्यादा का सिर्फ 1 महीने का गैप था। तो मैं समझता हूँ ये सस्टेनेबल नहीं है। उसके बाद जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, अब नया जो 4th अमेंडमेंट ला रहे हैं ABR वाले, उसमें मज़ीद सेल टैक्स को ख़त्म, वो जो है एग्जम्पशंस को ख़त्म कर रहे हैं। जो 5th शेड्यूल है हमारा 0 रेटिंग का, हमारा 6th शेड्यूल एग्जम्पशन का, 8th शेड्यूल है जो हमारी रिड्यूस रेट का है, 9th शेड्यूल है जो मोबाइल फ़ोन पे, सबको ख़त्म करके एक स्टैंडर्ड रेट पे ला रहे हैं 17% पे। माँ सिवाय चंद फूड आइटम्स के और कुछ एक्सपोर्ट्स गुड्स के और कुछ मशीनरी, प्लांट मशीनरी के, मैं समझता हूँ कि ये तो हम बिल्कुल ही एक तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये इतनी इन्फ्लेशनरी होगा, ये जो अमेंडमेंट ये ला रहे हैं, 350 बिलियन का तो ये कह रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसमें ये अनबेरेबल होगा हमारे आम लोगों के लिए। हमारी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, और दूसरी ये कि जो हमारे जो सामान है, गुड्स का है, उसकी कास्ट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और उसके अलावा ये जो आपकी जो इकनॉमिक, जहाँ पे आप रिवाइवल चाह रहे थे, इकनॉमिक में बिल्कुल ये रुक जाएगी, हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ही रुक जाएगी। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। वक्त क्या करे, ये वक्त आ जाता है सामने। इस गुफ्तगू को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो में आज हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।